Hello, friends. Namaste. So, welcome to yet another interesting doubt clearing session. Right. आज के सेशन में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बच्चों ने मेरे साथ शेयर की है और कहा है कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस बड़े आसान लगते हैं, मगर जहां इन चीज़ों का एडजस्टमेंट आ जाता है, जैसे कि ये कंज्यूमेबल गुड्स आपके सामने, वेरी ट्रू बेटा, जितने भी कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं ये वो गुड्स हैं जो एक तरह के करंट एसेट्स हैं, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है। राइट। ये हम अक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, मगर सारे के सारे उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में अगर हम यूज़ नहीं करते तो इनका कुछ स्टॉक कैरी ओवर हो जाता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उतना ही अमाउंट डेबिट करना होता है जितना एक्चुअली उस अकाउंटिंग पीरियड में हमने यूज किया है, मैचिंग प्रिंसिपल। और ये आप कई मरतबा क्लास 11 में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन सारी चीज़ों में पढ़ चुके हैं। इवन 12th क्लास में भी आपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में पढ़ा है। तो जितना भी हम खरीदते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा हमारा खर्च बने। अगर खरीदे हुए का कुछ हिस्सा हमारा बच गया है तो वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक, और वो हम नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म में यूज़ करेंगे। तो जितना बच गया उसे हमें बैलेंस शीट में एसेट दिखाना होता है। तो सिलसिला ऐसे चलता है बेटा कि जब हम कंज्यूमेबल गुड्स का ट्रीटमेंट एनपीओ में दिखाने जाते हैं तो एक बेसिक चीज तो ये है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि रिफ्रेशमेंट मटेरियल परचेस्ड, राइट, रिफ्रेशमेंट मटेरियल परचेस्ड फॉर ₹10,000, 10,000 का हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने रिफ्रेशमेंट मटेरियल खरीदा, क्योंकि स्पोर्ट्स क्लब वगैरह में कैंटीन होता है, आपको पता है, एंड वी प्रोवाइड ऑल दिस थिंग्स टू आवर मेंबर्स। तो 10,000 रुपये का स्टॉक हमने खरीदा, 10,000 रुपये का स्टफ हमने खरीदा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पूरे का पूरा हमने इस बार कंज्यूम कर लिया हो। तो ये हो सकता है दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पहला, हाउ मच ऑफ दिस इज यूज्ड और कंज्यूम्ड एंड हाउ मच ऑफ दिस इज लेफ्ट ओवर, मतलब अनकंज्यूम्ड, अनयूज्ड। तो अगर मैं कहूं आपको कि मैंने 10,000 का रिफ्रेशमेंट मटेरियल खरीदा है, उसमें से 3,000 का अभी भी मेरे स्टोर रूम में रखा हुआ है, स्टॉक में है, तो ये जो अनकंज्यूम्ड है, अनयूज्ड है, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जब नेक्स्ट ईयर में हम वापस इसका कंजम्पशन करेंगे तब ये एक्सपेंस बनेगा। तो टोटल 10,000 की खरीदी में से क्लोजिंग स्टॉक तो चला जाएगा हमारी करंट एसेट की काउंटिंग में, और जो 7,000 का स्टॉक हमने एक्चुअली यूज कर लिया है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। राइट। अब होगा कि यही सिलसिला अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में बढ़ा, और मैं आपको, ये मेरे एनपीओ का मान लीजिए फर्स्ट ईयर था, और मैं अब आपको सेकेंड ईयर में ये कहूं कि बेटा हमने फिर से रिफ्रेशमेंट का स्टॉक खरीदा, नया स्टॉक खरीदा, रिफ्रेशमेंट मटेरियल परचेज्ड अगेन, सेकेंड ईयर में आ गए हम और हमने फिर खरीदा। अब हमने इस बार खरीदा है मान लीजिए 17,000 का, तो अब हमें भूलना नहीं चाहिए कि 17,000 का तो हमने इस साल खरीदा, नया परचेज है ये, न्यू परचेज, और 3,000 का तो हमारे पास पहले से भी रखा है जो रोल ओवर होगा, लास्ट ईयर का स्टॉक इस साल ट्रांसफर होगा। तो अब आप देखोगे कि मैं यहाँ पर एक ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा कि मेरे पास पहले से कितना स्टॉक रखा है, पहले से मेरे पास 3,000 का स्टॉक रखा है, नया कितना खरीदा मैंने, न्यू परचेजेस, राइट।
न्यू परचेजेस 17,000 की हुई। अगर ये 17,000 की न्यू परचेज हुई तो मेरे पास टोटल स्टॉक ऑन हैंड कितना हो गया, पहले तो ये देखो। अब टोटल स्टॉक ऑन हैंड यानी मेरे पास अवेलेबल कितना हो गया, 20,000 का अवेलेबल हो गया। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बच्चे आमतौर पे इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये टोटल स्टॉक है। अब ये आपके पास पुराने 3 और नया खरीदा हुआ 17,000 मिला के 20 का हो गया। यहाँ फिर वही राम कहानी बनेगी कि हमने इसमें से कितना यूज किया कितना नहीं यूज किया। तो हम इसके फिर से 2 हिस्से करेंगे, कंज्यूम्ड और यूज्ड। आप इसको कुछ भी ऐसा लिखे कोई बात नहीं, और अनकंज्यूम्ड यानी कितना यूज नहीं कर पाए। तो अब आपने फिर चेक किया तो आपके पास 8,000 का स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है, यानी ये बन गया क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने कंज्यूम कितना किया, 12,000 का कंजम्पशन हुआ। ये जो कंजम्पशन है यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट जाता है, और जो अनकंज्यूम्ड है वो तो रोल ओवर होगा। तो ये बनेगा हमारा एसेट, और हमारी जो करंट ईयर की बैलेंस शीट होगी उसमें हम इसे नोट कर देंगे, ये हमारा करंट एसेट है। तो कुल मिला के बात क्या आई, हमने कंजम्पशन कैसे निकाला, हमने ओपनिंग स्टॉक प्लस न्यू परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जितना हमें स्टॉक साल के एंड में आपके पास बच जाए वो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ही आप एक्यूरेट एक्चुअल एग्जैक्ट कितना कंजम्पशन किया है वो कैलकुलेट कर पाएंगे, और मैचिंग प्रिंसिपल को ऑनर कर पाएंगे, अक्रूवल अजम्पशन को ऑनर कर पाएंगे। कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर, तो ये आ गया 12,000। 12,000 हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट चला जाएगा। कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, सीखने की बात क्या है, सीखने की बात ये कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पुरानी है और उसके पास किसी भी इस तरह की चीज का, किस तरह की चीज का, स्टेशनरी, पोस्टेज स्टैम्प्स, रिफ्रेशमेंट स्टफ, मेडिसिन, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, राइट, तो मेडिसिन हो सकती है, स्पोर्ट्स मटेरियल एटसेट्रा, ये सारी चीजें करंट एसेट होती हैं। कंज्यूमेबल और एफएमसीजी जैसे गुड्स होते हैं, हम एक्वायर करते हैं लेकिन पूरा का पूरा उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम नहीं कर पाते। तो जब भी ऐसी चीजें आएंगी आपको इस फॉर्मूले को फॉलो करना पड़ेगा। बेसिक गोल्डन फॉर्मूला कहते हैं बेटा, इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। गोल्डन फॉर्मूला क्या है, गोल्डन फॉर्मूला सबसे पहले तो लिख लीजिए आपके पास कितना ओपनिंग स्टॉक है, फिर देख लीजिए आपने उसमें कितना और नया खरीदा है, और साल के एंड में आपके पास कितना बच गया है ये चेक कर लीजिए। अब होगा क्या, ये बन गई एक छोटी सी स्टैंडर्ड टेबल। इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी 3 वैल्यूज हैं, ओपनिंग स्टॉक, मान लीजिए मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 3,000 है। न्यू परचेजेस, मैंने आपको कहा कि मैंने नया और खरीदा 17,000 का, सो न्यू परचेजेस 17,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैंने चेक किया एंड ऑफ द ईयर मेरे पास 8,000 का स्टॉक अभी भी रखा है। इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा आएगा कंजम्पशन यानी यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। 7 + 17, 3 + 17 20 -8, ये माइनस हो रहा है। 12,000 का कंजम्पशन आ गया, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाके डेबिट पे रख दीजिए। जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में चिपका दीजिएगा। जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में चिपका दीजिएगा। और ये जो खरीदा है, अब इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर आपने कैश खरीदा कि क्रेडिट खरीदा, तो यहाँ पर एक नई बात निकल के सामने आएगी कि ये जो परचेजेस है ये कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज है, मुझे पता होना चाहिए। अगर ये कैश परचेज है तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पर चला जाएगा, और अगर ये क्रेडिट परचेज है तो इसका एक अलग से लेजर बना होगा, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश बुक है, उसमें खाली कैश ट्रांजेक्शन्स लिख के जाते हैं। तो हो सकता है कि ये कैश और क्रेडिट दोनों परचेजेस का मिलावट भी हो, मिक्सचर हो,
राइट। अब ये बेसिक फॉर्मूला लेकर के हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बच्चे कहते हैं सर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ये फॉर्मूला लगाने जाते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, अब परचेजेस में मैं एक वर्ड यूज करूंगा, नेट परचेज। नेट परचेज होता है कैश परचेज, इसको यहीं पर आप साइड में लिख लीजिए। कैश परचेज यानी कितने नगद खरीदा, प्लस क्रेडिट परचेज यानी कितने उधारी में खरीदा, राइट, क्योंकि हम तो खरीदी दोनों तरीके कर सकते हैं, कैश क्रेडिट दोनों, माइनस परचेज रिटर्न। अगर हमने मान लीजिए उसमें से कुछ रिटर्न कर दिया है या हमने सेल कर दिया है, तो वो सब उसमें से हटाने के बाद जो आएगा वो नेट परचेज होगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे फॉर्मूले में 3 वेरिएबल्स हैं जिसकी मदद से हम कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर निकाल सकते हैं, राइट बेटा, कंजम्पशन ड्यूरिंग करंट ईयर। और यही तो हमको निकालना है, क्योंकि इसके बिना हम हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या होता है, आपको ये गिवन रहेगा, जनरली क्लोजिंग स्टॉक गिवन रहेगा, आपको कंजम्पशन निकालना है। अब कभी कभार परचेजेस भी गायब होती है। अब 2 चीजें अगर गायब हो, 2 मिसिंग फिगर्स, देखिए ये अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, 2 मिसिंग फिगर्स। अब अगर क्वेश्चन में 2 मिसिंग फिगर्स हैं, कौन कौन सी 2 मिसिंग फिगर, कितना खरीदा ये नहीं पता, कितना कंज्यूम किया ये नहीं पता, सिर्फ पता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक अगर 100 रुपया है, क्लोजिंग स्टॉक 400 रुपया है, तो अपन ऐसा तो नहीं कह सकते कि -300 का कंज्यूम किया, कुछ तो खरीदा ही होगा। तो अब खरीदा हुआ कैसे निकाले, तो देखिए भाई साहब, खरीदा हुआ अगर आपको नहीं दिया है तो डेफिनेटली इसका ये मतलब है कि आपको कोई और इंफॉर्मेशन दी होगी। कैसी इंफॉर्मेशन दी होगी, ध्यान से देखिएगा। जिस भी सप्लायर से हम ये स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, मेडिसिन खरीदते हैं, हो सकता है कि हमारे यहाँ पर, उसके यहाँ पर हमारा अकाउंट चलता हो, हम उधारी में खरीदते हो, राइट। तो हमें इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, टोटल पेमेंट मेड टू सप्लायर। मान लीजिए मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहा हूं, करंट ईयर की बात कर रहा हूं, ये मेरा करंट ईयर रख लिया मैंने। टोटल पेमेंट मेड टू सप्लायर ड्यूरिंग 2020-21, मैंने उसको इस साल सपोज 45,000 का कैश पेमेंट किया। अब अगर मैं किसी को 45,000 कैश पेमेंट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैंने 45,000 का ही उससे परचेज किया है। हो सकता है इस 45,000 में कुछ पेमेंट पिछले साल का किया हो मैंने, जो मैं पिछले साल नहीं दे पाया, और कुछ पेमेंट मैंने हो सकता है एडवांस में आने वाले ईयर के लिए किया हो। सप्लायर ने कहा हो मुझे कि आपको अगर फलाना फलाना गुड्स चाहिए तो आपको एडवांस देना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अगले साल की जो खरीदी करने वाले हैं उसके लिए सप्लायर को एडवांस दे के आते, और कुछ पेमेंट हमारा पिछले साल हम नहीं दे पाए थे तो वो देना बाकी था। तो इसको कहते हैं, एक टर्म आएगी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, हमें क्वेश्चन में दिया है कि साल के शुरू में ही हमारे सप्लायर के हमको 4,000 रुपए देना बाकी थे। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, ध्यान रखिएगा कि हमने ये जो पेमेंट सप्लायर को किया है 45,000, इसमें 4,000 तो हमने पिछले साल के दिए हो। और हमें क्वेश्चन में ये भी कहा है कि एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी साल के एंड तक हम नेक्स्ट ईयर के बिहाफ पे, नेक्स्ट ईयर के अकाउंट पे सामने वाले को 10,000 दे चुके हैं। तो ये वो 10,000 है जिसके ना गुड्स हमने लिए अभी, ना इस साल लेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए हमने उसे 10,000 एडवांस दे दिया। अब अगर 4,000 पुराने हैं
और 10,000 नेक्स्ट ईयर के हैं, तो करंट ईयर के लिए हमने कितने दिए भाई साहब? 31,000 का पेमेंट हमने करंट ईयर के लिए किया। तो इसका मतलब है कि हमने करंट ईयर में 31,000 के तो परचेस किए ही होंगे, लेकिन अभी भी बात अधूरी है। जिस तरह हम इस साल अगले साल का पेमेंट कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता क्या कि हमने लास्ट ईयर इस साल के लिए कुछ पेमेंट किया हो और उसके गुड्स इस साल एक्वायर किए हो। तो हमें इस तरह से एक इंफॉर्मेशन और मिलेगी क्वेश्चन में, एडवांस पेड लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर which is known as advance at the beginning of the year, यानी साल के शुरू में ही हमने 1,000 रुपया एडवांस दे के रखा था, लास्ट ईयर दिया था इस साल के नाम। तो इस साल जो 45,000 दिए उसमें 4 पुराने हैं और 10 फ्यूचर के, यानी 31 करंट के, प्लस करंट ईयर के 1,000 रुपये हम पिछले साल ही उसको दे चुके थे, यानी करंट ईयर के नाम पे 32,000 का पेमेंट तो हो गया भैया। और ये भी तो हो सकता है कि जो गुड्स हमने परचेस किए हैं उसका कुछ पेमेंट हमने बाकी रखा हो, जिसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। भैया सामान दे दो, पैसे बाद में दूंगा मैं। तो अगर मान लीजिए इस तरह का कुछ आपने बिल पेंडिंग रखा है, तो 31,000 तो आप कैश दे चुके, 1,000 आप पिछले साल दे चुके थे इस साल के, और 7,000 रुपए आपके अभी भी देना बाकी है। मतलब आपने 39,000 की परचेजिंग क्रेडिट बेसिस पर की, इसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। तो अब आपको जब एक सिंगल ये वाली चीज ना दी जाए, परचेजेस नहीं गिवन हो क्वेश्चन, तो उसके बदले में आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? सेकंड गोल्डन फॉर्मूला, गोल्डन फॉर्मूला नंबर 2 क्या होगा? देख लीजिए कितना कैश आपने पे किया सप्लायर को, कैश पेड टू सप्लायर। उसमें से 2 चीजें आप माइनस कर दीजिए। नंबर 1 माइनस आउटस्टैंडिंग, जो स्टार्टिंग वाला आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और एडवांस एट द एंड। क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मतलब ये वो लास्ट ईयर के पैसे आप अब इस साल दे रहे हैं, तो इस साल का खर्चा तो ये माना ही नहीं जाएगा, मैचिंग प्रिंसिपल। अगले साल का पैसा आप अभी से दे रहे हो, ये भी इस साल का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, ये प्रीपेड हो गया। और 2 चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, कौन सी? नंबर 1 एडवांस एट द बिगिनिंग, मतलब प्रीपेड एट द बिगिनिंग, लास्ट ईयर पेड फॉर दिस ईयर। और अगर कुछ इस साल गुड्स लिए हैं और पैसा नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। इससे, इस फॉर्मूले से जो मिलेगा वो कहलाएगा बेटा क्रेडिट परचेजेस। समझ में आ रही बात आपको? क्रेडिट परचेजेस। और जब क्रेडिट परचेजेस आपका निकल आए तो फिर इसका मतलब है आपका ये मिसिंग फिगर आ गया। लेकिन जैसे मैंने कहा क्रेडिट परचेज या ये जो नेट परचेज है, इसमें कैश परचेज भी हो सकता है। तो आपको क्रेडिट परचेज मिल गया, कैश परचेज के लिए क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ और हिंट दी होगी। क्या हिंट हो सकती है? कैश परचेजेस आर 20% ऑफ क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस आर 20% ऑफ क्रेडिट परचेज। तो बहुत आसान हो गया ना बच्चों। जैसे ही आपने कैश परचेज निकालने के लिए क्रेडिट परचेज का कैलकुलेशन कर लिया, उसी का 20% ये हो जाएगा। मतलब मैं अगर इसी क्वेश्चन का डेटा लूं कि मैंने अपने सप्लायर को 45,000 दिए है ना, और उसमें 4,000 पिछले साल का देना बाकी था, वो हट गया, 10,000 मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस पे कर दिया, 1,000
मेरे लास्ट ईयर पेड थे इस साल के नाम पे और एंड में मेरा आउटस्टैंडिंग 7,000 अभी भी है, तो उसे मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो 14 माइनस करा 31 आया, 8 प्लस किया 39,000 का मेरा क्रेडिट परचेज आ गया। और मुझे कहा है कैश परचेज 20% ऑफ क्रेडिट परचेज है, तो इसका मैं 20% निकाल लेता हूँ। 20/100 इंटू 39,000 जो कि आएगा 7800। इस तरह से मेरी टोटल परचेजेज आ गई 46,800। अब इस 46,800 को मैं इस मिसिंग फिगर की जगह लाके रख दूं बेटा। मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी है, तो मेरा कंजम्पशन निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो ये दो मिसिंग फॉर्मूले जो है, मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने के फॉर्मूले, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे अगर हम इन्हें तरीके से यूज करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, मुझे जो क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है उसमें वो कह रहा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द बिगिनिंग ऑफ 2006 वो 6500, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश, कैश में खरीदी 14,300 की, और क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी बिगिनिंग और क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड, मतलब ये क्रेडिटर यानी आउटस्टैंडिंग। ठीक है बेटा, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एंड दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में आपके सामने सॉल्व करता हूं। मैंने स्टेशनरी पेमेंट के लिए 39,250, इसमें थोड़ा सा एक अमाउंट बच्चे ने शायद भेजा नहीं है कि हमने सप्लायर को कितने रुपए दिए। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, कैश परचेजेज है, और एक आइटम इसमें होना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से ऐड कर देते। इसमें ऐसा हो सकता था कि ये चीज हो कैश पेड टू सप्लायर ड्यूरिंग 2006, ड्यूरिंग 2006 सपोज हमने उसको 8,000 रुपए का पेमेंट किया। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को यहां पुट करेंगे, लिखेंगे कैश पेड 8,000 माइनस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 जनवरी 2006, 2006 इनका करंट ईयर है, राइट। इसमें हम प्लस करेंगे एडवांस एज ऑन 1 जनवरी 2006, इसमें हम माइनस करेंगे एडवांस एज ऑन 31 दिसंबर 2006, और इसमें हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2006। इससे जो हमें मिलेगा वो होगा क्रेडिट परचेज। देखिएगा बेटा ध्यान से, 8,000 आपने दिया है, उसके साथ आपका क्रेडिटर बिगिनिंग और क्रेडिटर एंड 3900 और 3250 है, राइट। तो 3900 आपका बिगिनिंग वाला है और 3250 आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। एडवांस इसमें दोनों जगह नील है, बताया ही नहीं कुछ एडवांस है ना। अब इसे अगर हम कंप्लीट करें, 8,000 प्लस 3,900, 11,900 माइनस 3,250, सो 8,550। ये जो 8,550 आया ये क्रेडिट परचेज है। इसमें हम कैश परचेज मिला दें कि हमने कैश में कितना खरीदा। तो देखिए आपको कैश परचेज लकीली डायरेक्टली दिया है 14,300, 14,300 इसमें ऐड कर दीजिए, ये निकलेगा आपका आपके पास कितना टोटल परचेज हुआ, राइट बेटा 22,850। अब आपके पास कुछ स्टॉक अगर पहले से पड़ा था तो इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दीजिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक 6,500 का पहले से था और एंड में 1,300 का स्टॉक बचा है। तो 6,500 का स्टॉक जैसे ही आप इसमें ऐड करते हैं ना बेटा, तो आपको मिलता है यहाँ पर टोटल गुड्स ऑन हैंड, स्टेशनरी टोटल इतने की हो गई। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जितनी भी टोटल है उसमें से जो अनयूज्ड है वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक
माइनस कर दीजिए। तो क्लोजिंग स्टॉक वो आपको बता रहा है 1300 का है, 1300 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0502805। तो ये जो 28,050 आया है ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पर जाएगा, राइट। तो कुल मिला के सिर्फ ये नहीं देखना हमको कि ये छोटा सा फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस ये लगे, हो सकता है डबल मिसिंग फिगर हो, तो डबल मिसिंग फिगर में इंफॉर्मेशन आपके पास थोड़ी ज्यादा दी हुई हो सकती है और अकॉर्डिंगली आप उसको प्लेस करें। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी और इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता